हम लोगों ने अपने ज्योग्राफी के पिछले क्लास में हम लोगों ने ज्योग्राफी का में एग्रीकल्चर का डेफिनेशन और उसके साथ साथ टाइप ऑफ फार्मिंग्स के बारे में पढ़ा था और उम्मीद करते हैं वो वीडियो जब आपने देखा होगा तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और आगे हम उस चैप्टर के अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि अगला टॉपिक है हमारा क्रॉपिंग पैटर्न। आज उस पर वो डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्रॉप राइस के बारे में, जहाँ तक का कि नोट्स मैंने आप लोगों को अवेलेबल करवा दिया है। तो आज हम लोग इसी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग अपना आज वीडियो लेक्चर क्लास। तो पहला है क्रॉपिंग पैटर्न। तो क्रॉपिंग पैटर्न होता क्या है? क्योंकि क्या होता है कि इंडिया में हमारे पास अलग अलग सीज़न है और अलग अलग सीज़न होने के कारण आपके पास अलग अलग सीज़न में ग्रो करने के लिए क्रॉप्स आपको अलग अलग होते हैं। जैसे किसी क्रॉप को ज़्यादा वाटर चाहिए होगा तो उसको आप रेनी सीज़न में आप ग्रो करेंगे, किसी को कम वाटर चाहिए होगा तो आप उसको विंटर सीज़न में ग्रो करेंगे। और कुछ ऐसे भी क्रॉप होते हैं जो कि बहुत कम वाटर और बहुत कम टेम्परेचर और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में भी अपने आप को सर्वाइव कर लेते हैं। तो वैसे क्रॉप को हम लोग जायद क्रॉप या किसी भी गैप के सीज़न में जब दो क्रॉप के बीच में गैप होगा तो उसमें ग्रो कर सकते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले जानें कि पहला रवि क्रॉप्स, जो कि सबसे हमारा इम्पॉर्टेंट क्रॉप है रवि क्रॉप। ये एक ऐसा क्रॉप है जिसको कि आप विंटर के शुरुआत होने में लगाते हैं। शो इन विंटर फ्रॉम अक्टूबर, यानी अक्टूबर में जब आपका विंटर शुरू होता है तो उसमें आप उसको लगाते हैं और जब समर सीजन स्टार्ट होने वाला होता है तब आप उसको काटना स्टार्ट करते हैं, जो कि अप्रैल से लेकर के जून का होता है। यानी कि सोइंग सीजन हो गया आपका अक्टूबर से शुरू हो जाता है और आप फ्रॉम अक्टूबर इसलिए कहा गया कि अक्टूबर में ठंड शुरू हो जाती है, कभी लेट अक्टूबर में शुरू होती है। तो आप जैसे जैसे आप डिले करेंगे वैसे वैसे आपका हार्वेस्टिंग सीजन भी आगे की तरफ बढ़ेगा। तो अगर आप अक्टूबर में लगाते हैं तो आप उसको अप्रैल में काट लेंगे, अगर आप उसको लास्ट अक्टूबर में लगाते हैं तो वो आपका मई या हो सकता है जून तक भी चला जाए। तो ये सोइंग सीजन जो है आपका डिसाइड करेगा कि आपका हार्वेस्टिंग सीजन कौन सा होगा। दूसरा इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप्स ग्रो करते हैं वो हो गया व्हीट, बार्ली, पी, ग्रैम्स। ये सब आपका इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है जो कि हम लोग इस रवि क्रॉप्स में ग्रो करते हैं। तीसरा है कि ये जो क्रॉप्स है ये ज़्यादातर हमारे इंडिया के जगहों पे उगाया जाता है, खासकर नॉर्थ हो गया, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, इन सारी जगहों पर ये क्रॉप्स ज़्यादातर ग्रो किए जाते हैं। और चौथा है इस सीजन में जो भी क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं उनको थोड़ी बहुत वाटर की जो आवश्यकता होती है। तो हम लोग के इंडिया में जो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है नवंबर के एंड में, तो उससे इसको कुछ वाटर मिल जाने के कारण इसको काफ़ी ज़्यादा फायदा भी पहुंचता है। तो ये सीज़न हो गया आपका रवि क्रॉप, जिसमें ये सारी चीज़ों को आपको पढ़ना है और अगर एग्जामिनेशन में अगर शॉर्ट नोट्स आता है लिखने को तो हम ये सारी बातों को उसमें लिख सकते हैं। दूसरा हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप सीजन है वो खरीफ क्रॉप है। ये आपको शोइंग किया जाता है ऑनसेट ऑफ द मॉनसून। तो आपका जो ऑनसेट ऑफ द मॉनसून होता है वो हर एक इंडिया के हर एक स्टेट में अलग अलग होता है। जैसे सबसे पहले आपका मुंबई में आ जाता है, उससे सबसे पहले आपका अंडमान निकोबार में आ जाता है, उसके बाद मुंबई के बाद हमारे गुजरात में आता है, बिहार में आता है। तो सभी जगह के मॉनसून के आने का समय अलग अलग होता है। तो इस कारण से क्या होता है कि खरीफ क्रॉप्स के ग्रोइंग का सीजन आपका टाइमिंग अलग अलग हो सकता है। जैसे हमारे यहाँ ज़्यादातर जो मॉनसून आता है वो हाफ वीक ऑफ मंथ में 15 जून के बाद आपका आता है। तो हमारे यहाँ इसको लगाने की प्रक्रिया 15 जून से स्टार्ट होती है और इसको काटने की प्रक्रिया कब शुरू होती है? सितंबर से लेके अक्टूबर तक। फिर वही चीज़ यहाँ पर भी है कि अगर आपका मॉनसून पहले आया तो आप सितंबर में उसको काट लीजिएगा, आपका मॉनसून थोड़ा डिले होता है तो वो आपका सितंबर अक्टूबर तक जा सकता है। दूसरा है कि इसका इंपॉर्टेंट क्रॉप्स कौन कौन सा है। राइस है, मेज है, ज्वार है, बाजरा है, अरहर है। ये सारे जो क्रॉप हैं इस सीजन में ज़्यादातर उगाए जाते हैं।
तीसरा है इसका इंपॉर्टेंट स्टेट, कहाँ कहाँ ये उगाया जाता है। तो चूंकि ये खरीफ क्रॉप है और रेनी सीजन में उगाया जाता है, तो ये वैसी जगहों पे सबसे ज़्यादा उगाया जाता है जहाँ पर बारिश सबसे ज़्यादा होती है हमारे इंडिया में। तो वो जगह आपका वेस्ट बंगाल है, कोस्टल रीजन ऑफ तमिलनाडु है, केरला है, महाराष्ट्र है, इन सारे जगहों पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। अगर आपने क्लाइमेट जोन पढ़ा होगा क्लास 9th में, तो उसमें 2-3 एरिया उसको मैंने बताया था कि कौन सा एरिया है जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है, कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ पर 200 से 100 के बीच में बारिश होती है, और कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ पर कि काफ़ी कम बारिश होती है। तो उस एरिया में जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होगी वहाँ पर हम लोग खरीफ क्रॉप को ग्रो करने के लिए सबसे बेस्ट जगह मानते हैं। तीसरा हमारा इंपॉर्टेंट क्रॉप है जायद क्रॉप। ये जायद क्रॉप जो है आपको रबी एंड खरीफ क्रॉप के बीच का जो गैप बचता है उसमें हम लोग आते हैं। जैसे अगर आप मान लेते हैं कि आपके यहाँ मानसून आया जून में और आपने अप्रैल में काट लिया उसको, तो आपका जो समय बचा मई जून, जो 2 महीना जो समय बचता है, तो उस सीजन में आप बीच में आप जायद क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं। तो बेसिकली इस क्रॉप में, इस सीजन में, इस क्रॉप जायद क्रॉप में आप वेजिटेबल्स ज़्यादा लगाते हैं, जैसे वाटरमेलन है, मस्क मिलन है, ये सब आप फ्रूट ज़्यादा लगाते हैं। तो इस जायद क्रॉप का इंपॉर्टेंस इन सारे क्रॉप्स के लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है। यहाँ तक उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तीसरा है पॉइंट जो पढ़ना है कि हमारे इंडिया में कौन कौन सा क्रॉप उगाया जाता है। उससे पहले थोड़ा सा एक चीज़ और पढ़ ले, अगर आपके बुक में भी दिया होगा कि हम लोगों के जैसे कि वेस्ट बंगाल को ले लीजिए, तो वहाँ पर राइस का 3 क्रॉप उगाया जाता है, अमन, ओस, ये सब उगाया जाता है, 3 क्रॉप्स। तो ये वहाँ का मेन फूड हो गया वहाँ का वेस्ट बंगाल का राइस, ठीक है। तो हमारे इंडिया में जो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं जहाँ पर कि ये सबसे ज़्यादा उगाया जाता है या हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा होता है, वो आप देख लीजिए। हमारे इंडिया में राइस हमारे दूसरे नंबर पे हम लोग आते हैं, व्हीट में हम लोग पहले नंबर पे आते हैं, मिलेट्स, ये सारा मिलेट्स हो गया, पल्स हो गया, टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, शुगर केन, ऑयल सीड्स, कॉटन एंड जूट, ये हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा ग्रो किया जाता है। और हम लोग को इस बुक में, क्लास 10th के बुक में, इसी सारे क्रॉप्स के बारे में पढ़ना भी है। ओके, अब हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप है जो कि राइस है, और राइस के बारे में, और हमारा स्टार्ट भी है, हमारे बुक में स्टार्ट भी किया गया है राइस चैप्टर से ही, राइस क्रॉप से ही, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। अब हम लोग देखें कि ये सबसे पहला, ये हमारा स्टेपल फूड क्रॉप है। अब स्टेपल फूड किसको कहते हैं? स्टेपल फूड उसको कहते हैं जो आपके खाने में सबसे ज़्यादा मेन रोल प्ले करता है। जैसे अगर आप खाना खाते हैं तो सबसे ज़्यादा आपके भोजन में होगा चावल, उससे थोड़ा कम होगा दाल, उसी के बराबर आपकी सब्जी। तो इस तरीके से जो मेन क्रॉप है हमारे यहाँ, जिसको कि हम लोग सबसे ज़्यादा खाते हैं, वो है हमारा राइस। इसलिए हमारा राइस जो है हमारे एरिया का ये स्टेपल फूड हो गया। अगर हम लोग चले जाएं पंजाब में तो वहाँ पर का स्टेपल फूड व्हीट हो जाता है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग व्हीट खाते हैं। बस में जैसा कि मैंने बोला वेस्ट बंगाल, वहाँ पर आप राइस का 3 क्रॉप उगाते हैं, तो वहाँ पर ज़्यादातर स्टेपल फूड आपको राइस लोग खाते हैं। तो स्टेपल फूड वही होता है जो आप उस एरिया में सबसे ज़्यादा, उस अपने भोजन में सबसे ज़्यादा आप जगह देते हैं, वो आपका स्टेपल फूड होता है। दूसरा है, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हमारा चाइना के बाद, दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर हमारा कंट्री है, राइस सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है हमारा। तीसरा, ये एक है खरीफ क्रॉप, यानी कि हमारा इसको ग्रो करने का जो समय होता है वो मॉनसून में होता है, और काटने का समय होता है हमारा सितंबर से लेकर के अक्टूबर के बीच में। और चौथा है ये कि इसमें आपको ज़्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता भी होती है, यानी कि सबसे ज़्यादा अबव 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपको होना चाहिए। और इसमें भी क्या है कि आपको शोइंग के समय टेम्परेचर अलग होना चाहिए, हार्वेस्टिंग के समय अलग होना चाहिए। वैसे ये सारी चीज़ें आपके बुक में दी हुई नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपका दिया कि अबव 25 डिग्री सेल्सियस आपको टेम्परेचर होना चाहिए। उसके बाद हाई रेनफॉल होना चाहिए, यानी कम से कम आपका एबव 100 सेंटीमीटर होना चाहिए। यानी कि इसमें ये क्रॉप ऐसा है कि ये लगाया भी जाता है वाटर में, यानी कि बहुत ज़्यादा वाटर पानी होगा, जब रेनफॉल होगा तो इसको ग्रो करते हैं, और जब तक ये पके नहीं तब तक इसको पानी की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि सबसे ज़्यादा इसको इरिगेशन की आवश्यकता पड़ती है। तो अगर वैसी जगह पे जहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होता है तो वैसी जगहों पे आप इसको सालों भर लगा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको वाटर की कमी होगी नहीं। पांचवा है कि ये जो राइस है सबसे ज़्यादा
प्लेन यानी नॉर्थ में, यानी हम लोगों के इधर नॉर्थ ईस्टर्न साइड में लगाया जाता है। यहाँ पे कोस्टल एरिया जो है आपका, जैसे वेस्ट बंगाल आपका कोस्टल एरिया है, उड़ीसा का कोस्टल एरिया है, महाराष्ट्र आपका कोस्टल एरिया है, तमिलनाडु है कोस्टल एरिया, तो वहाँ पर ये आपको राइस बहुत ज़्यादा ग्रो किया जाता है। अगर आप साउथ की तरफ जाइएगा तो मोस्ट ऑफ द फूड आइटम्स आपको राइस का ही बना हुआ मिलेगा, यानी वहाँ पे अपने भोजन में राइस को बहुत ज़्यादा जगह दिया जाता है। डेल्टा, और दूसरा कि डेल्टा एडिशन, जैसे हमारा सुंदरबन डेल्टा है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा राइस का प्रोडक्शन होता है। छठा है यहाँ पे कि जो डेवलपमेंट ऑफ डेंस नेटवर्क ऑफ कैनल एंड इरिगेशन, इतना ज़्यादा जब हो जाने के बाद आपके यहाँ जब नेटवर्क्स का बढ़ गया तो वैसी जगहों पर भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं जहाँ पर वर्षा कम होती है या जहाँ पानी की कमी होती है। वैसी जगहों पे जैसे हम देख लेते हैं आपका वेस्ट, आपका जो वो उत्तर प्रदेश का वो पार्ट जो आपका ड्रायर पार्ट है, वहाँ पे आपको कैनल होने के कारण वहाँ भी उपजाया जाता है। पंजाब का वो पार्ट जो राजस्थान से सटा हुआ है, तो वहाँ पे आप ग्रो कर सकते हैं आप राइस, क्योंकि वहाँ पर कैनल्स का डेवलपमेंट किया गया है। तो वैसा पार्ट जो आपका ड्रायर पार्ट है, वैसी जगहों पर भी आप राइस को ग्रो कर पाते हैं, क्योंकि हमारे इंडिया में इरिगेशन सिस्टम को काफ़ी डेवलप किया गया है और इस कारण से ही हमारा जो देश है वो चावल के मामले में दूसरे स्थान पे आता है। तो अभी तक मैंने आपको क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में समझा दिया, उसके बाद कौन कौन सा इम्पोर्टेंट क्रॉप होता है वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की, और उसमें सबसे पहला जो था राइस, उसको मैंने समझाने की कोशिश की। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और इससे जुड़ा हुआ PDF नोट भी मैंने आपको दे दिया है, तो आप उससे भी समझने की कोशिश करेंगे। अगर कोई समस्या होता है तो आप उनसे पूछ भी सकते हैं, और हो सकता है इसमें कल मैं क्वेश्चन भी आपको दूं जो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, और आप उसको बनाइएगा और आप सॉल्व कीजिएगा, और हमको अगर हो सके तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं उस सारे क्वेश्चन के आंसर को, और मैं उसको चेक करके फिर वापस आपको भेज दूंगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया हो। तब तक आप लोग पढ़िए, अच्छे से रहिए। थैंक यू एंड गुड बाय।